अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको एब्रीविएशन CRO भी यूज़ किया जाता है। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज़ क्या है, इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। आप लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि हार्ट पल्सेस के एक डिस्प्ले स्क्रीन पे आप हार्ट पल्सेस की वेव फॉर्म बनती हुई देख रहे होते हैं। जिस डिस्प्ले स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं ECG जिसे कहते हैं, बेसिकली वो एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ही होती है। अगर आपने किसी भी सिग्नल का कोई भी हो सकता है सिग्नल, हमारे पास फिजिक्स में जैसे वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है, करंट की वेव फॉर्म्स होती हैं, फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म्स हम लोग यूँ स्टडी करते हैं। इसी तरह किसी भी सिग्नल की अगर आपने वेव फॉर्म स्टडी करनी हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि प्लॉटिंग द वेव फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। क्या करना है, किसी भी वेव फॉर्म का प्लॉट करना है। प्लॉट मतलब उसकी हमने डायग्राम बनानी है। इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर। A device which traces the desired waveform with a beam of electrons or cathode rays is called cathode ray oscilloscope या CRO। इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि हमने डिजायर्ड वेवफॉर्म, जो आपका सिग्नल है उसकी वेवफॉर्म को क्या करना है, ट्रेस करना है। किसका यूज करते हुए, विद अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस। स्टूडेंट्स आप एक चीज गौर करें, इसका नाम ही कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। क्यों कहा जाता है इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? इसे एनोड रे ऑसिलोस्कोप क्यों नहीं कहा जाता है, या इसका कोई और नाम क्यों नहीं है? हम क्या यूज कर रहे हैं, कैथोड रेस। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम या तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक कैथोड रे यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लें, इट इज यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ एट अ वेरी हाई स्पीड। मतलब ऐसी वैल्यू जो बहुत जल्दी से चेंज हो रही हो, वोल्टेज सिग्नल बहुत जल्दी से चेंज हो रहे होते हैं, इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। अब तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब ये किस वर्किंग प्रिंसिपल के तहत काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दे पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स। असल में होगा क्या, हमें ये तो पता चल गया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करनी है, लेकिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से पास करवाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान से, जो कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की हुई है, जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन की बीम को गुजारेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन बीम गुजरेगी, आपको प्रीवियस टॉपिक जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था, उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से चलता हुआ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का यही वर्किंग प्रिंसिपल है कि डिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पार्ट्स ऑफ CRO। CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके कितने पार्ट्स हैं? नंबर 1 पार्ट है इसका कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, तीसरा है स्वीप टाइम बेस जनरेटर, फोर्थ है डिस्प्ले सिस्टम। अब ये तो मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं, इसके अलावा मज़ीद भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे यही 4 इंपॉर्टेंट है, इनको ही हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो हार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहलाती है। ये इसका मेन पार्ट है। अगर ये नहीं होगी तो हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट, ये किस पे कंसिस्ट करती है, इट इज़ बेसिकली एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ। अब कैथोड रे ट्यूब के भी आगे पार्ट्स हैं। कैथोड रे ट्यूब एक ट्यूब की फॉर्म में है, ग्लास की ट्यूब है और इवैक्यूएटेड है, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ हमने। नेक्स्ट, इसका जो अंदर पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक गन। इलेक्ट्रिक गन के मजीद पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड ग्रिड
and 3 anodes. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक गन के पार्ट्स बताए हैं. क्या है? सबसे पहला हीटेड कैथोड, ग्रिड और 3 एनोड्स हैं. हीटेड कैथोड में भी मजीद 2 पार्ट्स हैं. कैथोड से पहले आता है हमारे पास फिलामेंट, जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है फिलामेंट. फिलामेंट क्या होता है? जैसे आप बल्ब का फिलामेंट होता है, फिलामेंट को हीट करेंगे, इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन करंट इज इस्टेब्लिश. जब फिलामेंट में से हम करंट पास करवाएंगे तो करंट हमेशा आपने पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. अब फिलामेंट का मटेरियल जो ऐसा है कि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारा फिलामेंट जो है हमारे पास वो हीट कर जाएगा. नेक्स्ट उसके आगे लगा हुआ है कैथोड. कैथोड एक मेटल इलेक्ट्रोड होता है. कैथोड पे स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. तो जब इसको हीट करेंगे कैथोड को, तो इसमें से इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन ऑन हीटिंग. ये केमिकल रिएक्शन की वजह से, थर्मियोनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा जब ये हीट होगा. नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो पार्ट है वो है ग्रिड. ग्रिड जो है इट इज एट मोर नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. कैथोड पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो ग्रिड है हमारे पास उस पर मजीद नेगेटिव चार्ज है. अब ग्रिड का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग स्क्रीन एंड हेंस ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन. इसका काम ये है, आप डायग्राम से देखें, नंबर 1 पार्ट है इसमें फिलामेंट. फिलामेंट के आगे लगा हुआ है ग्रिड. ग्रिड के आगे है कैथोड. कैथोड से जो हम के ग्रिड में जो जाएंगे, फिलामेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए. ग्रिड का काम क्या है? उन सब को इकट्ठा करके एक नैरो बीम बनानी है. बीम मतलब एक, पहले वो इस तरह मूव कर रहे थे क्लाउड की फॉर्म में. नेक्स्ट आगे है ग्रिड. ग्रिड का एक स्मॉल सा पोर्शन से वो निकल सकते हैं. जब वो निकलेंगे तो एक छोटी सी बीम बना देंगे, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास ये तो होगी ग्रिड. ग्रिड के बाद हमारे पास लगे हुए हैं 3 एनोड्स. एनोड पे स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. हमारे पास कितने एनोड्स हैं? 3 एनोड्स. जो पहला एनोड है, यहाँ डायग्राम पे आप क्लियर देख सकते हैं, पहला फिलामेंट है, नेक्स्ट है ग्रिड, बाद में है 3 एनोड्स. पहला एनोड का नाम है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड. नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग एनोड. फोकसिंग एनोड का काम होता है, इट फोकसेस और कंट्रोल्स द शार्पनेस ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये एनोड को एक, अगर ये फिर भी स्ट्रेट पाथ में नहीं है, फोकसिंग एनोड उनको एक स्ट्रेट पाथ में ले आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, जो इसको यहाँ से पास करवाएगा. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम. हमने ये तो स्टडी कर लिया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया जाए. नेक्स्ट उसको डिफ्लेक्ट भी तो करवाना है, फिर हमें स्क्रीन पे ग्राफ मिलेगा. तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं, 2 किस्म की, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स. हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जिनको वाई डैश कहा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, इनको आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल प्लेट्स, इसे एक्स और एक्स डैश कहा जाता है. हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स के मिलने से हमारा पूरा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बन जाता है. हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का काम क्या है कि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को वाई एक्सिस के अलोंग कंट्रोल करेंगे. अब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे वो तो वाई एक्सिस पे कंट्रोल कर लेंगे, पर उन्हें वोल्टेज कहाँ से दिया
की हुई है, ये भी आपका एमसीक्यू है। अब दोबारा से आप इस डायग्राम को गौर से देख लें। सबसे पहले है फिलामेंट। फिलामेंट हीट होगा तो वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल के ग्रिड में जाएंगे, ग्रिड के बाद एनोड से गुजरेंगे। एनोड कौन कौन से स्टूडेंट्स? प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और थर्ड वाला एक्सेलरेटिंग एनोड। एनोड के बाद एक्सेलरेट होने के बाद वो जाएंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे। जब एक्स प्लेट्स इनको वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली कंट्रोल करेगी, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में। इसके बाद आ जाती है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स इनको वाई एक्सिस के अलोंग इनको कंट्रोल करेगी। इसी तरह से हमारे पास स्क्रीन पे वोल्टेज की वेव फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉइंट साइनसॉइडल वेव एंड सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल्स। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को जो वोल्टेज दिया जाता है वो वोल्टेज एम्पलीफायर या डिले टाइम से दिया जाता है, वो होता है साइनसॉइडल वोल्टेज। नेक्स्ट हम जो वर्टिकल प्लेट्स को वोल्टेज दे रहे हैं वो किससे लिया जाता है? स्वीप टाइम बेस जनरेटर, टाइम बेस वोल्टेज उसे कहा जाता है। अब अगर ये दोनों वोल्टेजेस, अब हमारे पास दो वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इनकी स्क्रीन पे वेवफॉर्म्स देखें, अगर इन दोनों को सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा तो हमारे पास ऐसी वेवफॉर्म बनेगी। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है या फिर तो इस तरह का वेवफॉर्म बनेगा या स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि इसका हमारे पास प्रॉपर वेवफॉर्म बने। जो सेकंड वाला ग्राफ है जिसमें वो प्रॉपर डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है, तो सिंक्रोनाइज करना इन दोनों वोल्टेजेस को जरूरी है, तब हमारे पास जाके ये वेवफॉर्म बनती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर रहे हैं कि जो ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस पे वोल्टेज, जो हमारे पास स्क्रीन पे ग्राफ बनता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेस। फर्स्ट वन यूज वही जो हमने इनकी डेफिनेशन लिखी थी, डिस्प्ले या प्लॉट करने के लिए वेवफॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज। किसी भी वोल्टेज की वैल्यू को हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो हम CR का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे वेवफॉर्म देख सकते हैं वोल्टेज की, तो हम वोल्टेज की वैल्यू भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू या पीक वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी वोल्टेज का। ये हमारे पास यूजेस हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बना के लिखवाया है सारा, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा एज इट इज ऐसे ही आपने अटेम्प्ट करना है। एक तो आपने वो कैथोड रे ट्यूब की डायग्राम बनानी है, नेक्स्ट आपने ये ग्राफ्स बनाने हैं और यूजेस ऑफ CRO, पार्ट्स ऑफ CRO और उसकी सबसे पहले डेफिनेशन और वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब चीजें एज इट इज आपने लिखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ये जो जितने भी मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं फोकसिंग एनोड के, स्वीप टाइम बेस जनरेटर के, उन सब के ये बटन्स जो लगे हुए हैं ये कंट्रोल्स हैं बेसिकली। इनसे हम वो इनके कंट्रोल्स को सेट करते हैं। स्वीप टाइम बेस जनरेटर की वैल्यू सेट करनी हो तो हमारे पास ये वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको बताया फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड का ये है। इसके अलावा टाइम डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन के लिए ये हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है डिस्प्ले स्क्रीन। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एक ग्राफ ही तो बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी, वाई एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यू आएगी। यानी कि जब भी हम वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जिस भी वैल्यू का वोल्टेज होगा यहाँ पर ऐसे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ बन जाएगा।